विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्न बहुतायत रूप से प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं और अभ्यर्थियों के लिए ये प्रश्न सॉल्व कर पाना बड़ी मुश्किल का काम होता है, क्योंकि दोस्तों अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्नों में आपकी एक अवधारणात्मक समझ विकसित होनी चाहिए। अवधारणात्मक समझ के साथ साथ आपको एक फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए और इसके साथ साथ जो अवधारणात्मक समझ आपने विकसित किया है अर्थव्यवस्था के विषय में, उससे जुड़े हुए जो समसामयिक मुद्दे हैं अर्थात करंट अफेयर्स के इश्यूज हैं, उससे भी आपको रूबरू होना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए। इसलिए अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे वो किसी भी राज्य की सेवा आयोग की परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, दोस्तों भारत के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को आप उल्टा कर देखें उसके प्रश्नों को, तो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेंगे और बहुतायत रूप में पूछे जाते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था को ठीक तरीके से समझना और विशेषकर जब आप संघ लोक सेवा आयोग या किसी भी राज्य के सेवा आयोग की परीक्षा कर रहे हो तो इस विषय पर आपका एक ठीक ठाक अवधारणात्मक समझ अवश्य होना चाहिए। इसलिए तथास्तु आईसीएस हिंदी की ये पहल है कि इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था पर आधारित जितने भी कंसेप्ट्स हैं उसको वीडियो के रूप में आप तक लाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश आप सबों का स्वागत करता हूं तथास्तु आईसीएस हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस लेक्चर में हम सभी पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में अर्थात नेशनल इनकम के बारे में। प्रत्येक वर्ष आप इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्न प्रीलिम्स के एग्जाम में अर्थात प्रारंभिक परीक्षा में एवं मेंस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में अवश्य देखते होंगे और आगे भी देखते रहेंगे। यदि आपने इस चैप्टर के जो अवधारणात्मक समझ है, जो फैक्चुअल चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, उसको आपने एक बार ठीक से समझ लिया तो ये चैप्टर बहुत आसान सुगम हो जाएगा आपके लिए और परीक्षा में आप आसानी से इन चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों कई अभ्यर्थियों को इकोनॉमी को समझने से पहले ये सब उनमें उलझन पैदा हो जाती है कि सर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी इस दोनों में क्या अंतर होता है, क्या ये दोनों एक ही होती है या इन दोनों में कुछ अंतर भी होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र और इकोनॉमी को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था इस दोनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों आपको कुछ बिंदुओं को समझना आवश्यक है। इकोनॉमिक्स एक विषय है। इकोनॉमिक्स जब एक विषय है तो इसके सिद्धांत होते होंगे, इसके कई सारे थिंकर होते होंगे। इसमें जो अपना सिद्धांत बनाते हैं, जिनके सिद्धांतों का अनुमोदन किया जाता है, फॉलो किया जाता है, दोस्तों वो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। उनको इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिस्ट कहते हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं। अर्थात जो सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न विभिन्न सिद्धांतों का, वो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। दोस्तों इकोनॉमी जो होता है इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होता है, अर्थात इसका व्यवहारिक पक्ष होता है। जो देश अपने समय अनुकूल, स्थान अनुकूल और उस देश के जो रिसोर्सेज हैं यानी कि जो सामग्री वहां पर उपलब्ध है, उसको उत्पादन करने के लिए जिन सिद्धांतों का अनुमोदन करती है कोई भी देश, यानी कि इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जो सिद्धांत हैं उसके किसी भी एक सिद्धांत को या दूसरे सिद्धांत को या 2 या 3 सिद्धांत मिलाकर कोई एक नया सिद्धांत बनाकर जब अपने देश में उसको लागू किया जाता है, ताकि उसके देश में जो 3 चीजें हैं विशेषकर लैंड, लेबर और कैपिटल अर्थात भूमि, श्रम और पूंजी, इन तीनों का जो समावेशीकरण है इसका आप ठीक ठाक उपयोग कैसे कर सकें ताकि लोगों तक जो सुविधाएं हैं, जो सामान है वो सुचारू रूप तक पहुंच सके और जो मार्केट है वो ठीक ठाक तरीका से चल सके। इन सारी व्यवस्था के पीछे जो सिद्धांत काम करते हैं
वो सिद्धांत कहां से लिया जाता है? इकोनॉमिक्स से। और जब उस सिद्धांतों का क्या होता है? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि व्यवहारिक पक्ष में जब उसका प्रयोग करते हैं तो दोस्तों उसको किस चीज के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं? इकोनॉमी के अंतर्गत। इकोनॉमी के अंतर्गत इसमें केवल सिद्धांत है, और जब उस सिद्धांतों का हमने क्या किया? व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत अध्ययन करना शुरू किया, तो वो किसी भी अन्य देशों का अलग अलग व्यवहारिक पक्ष हो सकता है। तो अलग अलग देशों का हम लोग अलग तरीके से उनके अर्थव्यवस्था को अध्ययन करते हैं। जब हम भारत के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थात इंडियन इकोनॉमी। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों आगे समझते हैं कि जब आपने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को समझ लिया, इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उसका मापन हम कैसे करेंगे? मापन तो कर लेंगे, लेकिन मापन करने से पहले आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मापन करने की आवश्यकता ही क्यों आ पड़ती है? क्या जरूरी है मापन करने का? सब कुछ तो सही तरीके से चल रहा होता है इकोनॉमी में। नहीं दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी में जो राष्ट्रीय न्याय होता है, आय होता है, उसका मापन करना अति आवश्यक होता है। न कि केवल भारतीय अर्थव्यवस्था में, अपितु विश्व के जितने भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, सभी अर्थव्यवस्थाओं में राष्ट्रीय आय करने के उनके अपने अपने मेथड्स होते हैं। दोस्तों, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के कंसेप्ट में जाने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा कहानी शेयर करना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ओल्ड राजेंद्र नगर में एक अभ्यर्थी मुझसे मिला। उसका नाम कपिल है। कपिल अपने गांव के पास के शहर में रह के पहले पढ़ा करता था। अभी कुछ समय पहले, करीब 2-4 महीना पहले, वो दिल्ली शिफ्ट हुआ था संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने में। वो मुझसे मिला और कहा कि सर, मुझे घर से पहले जितना रुपया उस शहर में आया करते थे, जो गांव के पास में वो शहर था, अब उतने ही रुपया में मुझे दिल्ली में मेरा गुजारा नहीं चल पा रहा है, क्योंकि यहां रेंट अधिक है। यहां खाने का, रहने का जो कॉस्ट है, जो आप खाने वाले को पैसा देते हैं, मकान मालिक को पैसा देते हैं, ये सब कुछ यहां अधिक है। उस पैसे में उसका गुजारा नहीं हो रहा है। पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग कपिल का गांव के पास वाले शहर में था और दिल्ली में आकर है, वो क्या दिल्ली में आकर क्या हो गया है? अधिक हो गया है। ये पहली बात आप ध्यान में रखिएगा। इस चीजों को जब हम कंसेप्ट को अध्ययन करेंगे, नेशनल आय, वहां पे हम आपको जोड़कर बताएंगे कि किस तरीके से हर चीज, हर व्यक्ति के जीवन में जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, कपिल फिर अपने घर की कहानी मुझसे साझा करता है। बोलता है कि सर, मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं और छोटी बहन है। पिताजी किसान हैं, मां उनकी आंगनबाड़ी में काम करती है, आशा वर्कर है। दोस्तों, आप जानते होंगे आशा वर्कर जो गांव में छोटे से अस्पताल होते हैं, जो उसमें काम करती हैं। और उनकी जो बहन है, कपिल की जो बहन है, वो प्राइमरी स्कूल में टीचर है, गांव के ही स्कूल में। तो कपिल बताता है कि उनके बहन जब वहां टीचिंग करती हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, तो वहां से इनकम आता है। एक सोर्स ये हो गया, कहां से? गांव के स्कूल से। कौन इनकम लेके आती हैं? जो कपिल की बहन है। पहली बात आपने समझा। दूसरी बात, उनकी जो मां है, आशा वर्कर हैं, उनको भी सैलरी मिलता होगा, तो वहां से कपिल के घर में इनकम आता है। कहां से आता है? वो आशा वर्कर हैं, वहां से उनके घर में इनकम आता है। और तीसरा, कपिल ने बताया कि उनके पिताजी क्या हैं? किसान हैं। उनके पिताजी क्या हैं? किसान हैं, फार्मर हैं। तो उनके पिताजी जब खेती करते होंगे तो खेती करके वो भी सामान घर आता होगा, और जब उसको बेचते होंगे तो उनसे भी इनकम आता होगा। तो आपको ध्यान रखना है, तो कपिल के घर का जो इनकम है वो किस सोर्स से आ रहा है? 3 सोर्स से आ रहा है। कहां से आ रहा है? 3 सोर्सेस से आ रहे हैं। दोस्तों, यहां ध्यान रखना है कि कपिल की बहन क्या कर रही है? गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, यानी कि सेवा प्रदान कर रही हैं, सेवा प्रदान कर रही हैं। टीचिंग क्या है? पढ़ाना क्या है? सेवा प्रदान करना है। कपिल की जो मां है वो क्या? आशा वर्कर है, ये भी क्या है? सेवा प्रदान करना है।
ये भी क्या है, सेवा प्रदान करना है। और उनके पिताजी किसान हैं, ये क्या मार्केट में जाकर दे रहे हैं, सेवाएं प्रदान कर रहे हैं या वस्तु बेच रहे हैं, ये वस्तु बेच रहे हैं, ये गुड्स है, सामान है, ये सामान है। तो गुड्स एंड सर्विसेज आपको समझ में आ गया। कपिल के घर का इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज से जो इनकम बाहर से घर में आ रहा है, हमने दोनों को जोड़ दिया तो यहां पे क्या निकल गया, कपिल का फैमिली इनकम, यानी कि कपिल के परिवार का कुल आय क्या है। यहां पे क्या आ गया, कपिल के घर का कुल आय आ गया, फैमिली इनकम आ गया। दोस्तों ऐसे ही जब हम किसी देश की चर्चा करते हैं, किसी भी देश के जितने भी देश के अंतर्गत सामान बनता है, यानी कि गुड्स का प्रोडक्शन होता है, सामान का उत्पादन होता है और सेवाएं दी जाती हैं, उससे जो इनकम मिलता है, उन सबों को जब हम जोड़ लेते हैं तो क्या निकलता है, नेशनल इनकम निकलता है। आइए वापस चलते हैं नेशनल इनकम पे। आपने कपिल के घर के फैमिली इनकम को समझा, अब इसी को लिंक करते हैं हम लोग नेशनल इनकम के कंसेप्ट में और देखेंगे कि क्या क्या कारक हैं, किस कारक के आधार पर नेशनल इनकम को काउंट किया जाता है, उसके कंपोनेंट राष्ट्र के स्तर पर क्या क्या होता है, एक घर के स्तर पे आपने अभी तक समझा। दोस्तों यहां हम देखेंगे कि पहला कारक होता है राष्ट्रीय आय का को मापन करने के लिए जो तीन चीजें की जरूरत है। पहला क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय आय निकालने के पहला होना चाहिए आपके पास, किसी भी देश में आप निकालेंगे, कंट्री होना चाहिए, कोई देश होना चाहिए। मैंने बताया आपको देश की क्या होती है, अर्थव्यवस्था होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थात इंडिया हमारा यहां पे क्या है, कंट्री है। अब कोई देश होगा तो दो तीन चीजें होंगी उसमें, पहला क्या होगा, इसका एरिया होगा, एक वेल डिफाइंड एरिया होगा, यानी कि इसके क्षेत्र होंगे, एक वेल डिफाइंड क्षेत्र होंगे। दूसरा क्या होगा दोस्तों, इसके अपने पॉपुलेशन होंगे, अर्थात जनसंख्या होगा, जनसंख्या होगा। तभी तो आप प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, सेवाएं देंगे, किसके लिए, जब जनसंख्या होगी और अपना क्षेत्र होगा। ये दो चीज अति आवश्यक है। इसमें तीसरी चीजों की भी एक आवश्यकता पड़ती है जो एक अर्थव्यवस्था को जानने के लिए अति महत्वपूर्ण होता है कि यहां पर एक स्टेट होना चाहिए। दोस्तों अब आपको लगेगा कि स्टेट क्या होता है, दोस्तों कंट्री क्या हो गया, एरिया और पॉपुलेशन मिलकर कंट्री तो बन गया, लेकिन वहां पे राज व्यवस्था होनी चाहिए, एक स्टेट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप होना चाहिए, यानी कि संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जब वहां पे अर्थव्यवस्था बनेगी, आर्थिक सुचारूपन आएगा, यानी कि आर्थिक क्रियाकलाप होंगे, तभी उसको हम क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे। यानी कि एक स्टेट होना चाहिए, यानी कि राज्य होनी चाहिए, राज्य अर्थव्यवस्था। स्टेट का क्या यहां पे आधार है, संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों ये तीन चीजें यदि आपस में मिल गई तो क्या बन जाएगा, वो एक आधार बन जाएगा आपको राष्ट्रीय आय को निकालने का। ये कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। दोस्तों यदि आपने इसको समझ लिया, प्रीलिम्स के परीक्षा में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछ लिए जाएंगे, इसलिए इसका नोट्स बना लीजिए। और यदि आपने इसको समझ लिया तो आगे जब हम अभी राष्ट्रीय न्याय पढ़ेंगे तो उसको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी को पढ़ने के लिए यदि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेसिक आपका ठीक है तो बड़े से बड़े कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी के बड़े से बड़े कंसेप्ट को आप आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत साइंटिफिक विषय है, एक वैज्ञानिक विषय है, विज्ञान पर आधारित विषय है, वैज्ञानिक नहीं विज्ञान पर आधारित विषय है। विज्ञान पर आधारित विषय है तो इसके अवधारणा को समझना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों आगे देखते हैं। पहला चीज आपने समझ लिया कि कंट्री यानी कि स्टेट होना चाहिए कंट्री में, और उसके क्षेत्र होंगे, जनसंख्या होंगे, ये सब होगा। दूसरी चीजों की क्या आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, समय होना चाहिए, समय प्रणाली होनी चाहिए, समय होना चाहिए, समय प्रणाली, तभी तो काम करेंगे आप।
बिना बिना समय प्रणाली का कैसे काम चलेगा? तो एक नियमित समय, एक फिक्स समय में एक किसी भी देश में कितने उत्पादन हो रहे हैं वस्तुओं का, सेवाएं कितनी दी जा रही हैं, तो टाइम फ्रेम होना चाहिए। दोस्तों इसमें दो बात आपको याद रखना चाहिए। जो सरकार का जो टाइम फ्रेम होता है वो दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। इसको कहते हैं क्या? वित्तीय वर्ष। इसको कहते हैं वित्तीय वर्ष अर्थात फाइनेंशियल ईयर। इसको कहते हैं दोस्तों वित्तीय वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है। सरकार का वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च दोस्तों। और आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या होता है? आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय वर्ष होता है दोस्तों 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष जुलाई से लेकर जून तक, और सरकार का यानी कि भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लेकर आपको 30 मार्च तक। क्लैरिटी हो गई? ठीक से समझ में, 31 मार्च तक, यहां तक आपने समझ लिया। तो दूसरा चीज क्या था हमारा? टाइम फ्रेम अर्थात समय प्रणाली। पहला क्या था? कंट्री। दूसरा क्या था? टाइम फ्रेम। तीसरा क्या है? तीसरे कंपोनेंट क्या होते हैं? नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए अर्थात राष्ट्रीय आय का मापन करने के लिए दोस्तों वो तीसरा चीज होता है फाइनल गुड्स। वो तीसरा क्या होता है? फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स अर्थात अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। दोस्तों यहां एक कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि सर फाइनल गुड्स क्या होता है, अंतिम वस्तुएं होती ही क्या है? जैसे दोस्तों आपने मान लीजिए आपने एक बिस्किट खरीदा, ओरियो का आपने बिस्किट खरीदा और आपने खरीदा और उसको कंज्यूम किया यानी कि आपने उसको खाया, उसका उपभोग किया, तो वो वहां पर क्या है? फाइनल गुड्स है। यानी कि कोई भी सामान या कोई सेवाएं जो उपभोग करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है उसको क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स। यही कंसेप्ट है दोस्तों। यहां पर इसको लिखकर आप समझ लें कि कोई भी वस्तुएं या सेवाएं वो क्या है? किस चीज के लिए तैयार है? उपभोग करने के लिए तैयार है। उपभोग करने के लिए तैयार है अर्थात कंजम्पशन के लिए तैयार है। कंजम्पशन के लिए तैयार है तो इसको क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अर्थात अंतिम वस्तुएं या फिर सेवाएं। समझ गए आप? लेकिन अब आपके मन में एक कंफ्यूजन आएगा कि ओरियो बिस्किट हमने खरीदा लेकिन उसको खाया नहीं, हमने कुछ और बना दिया। जैसे ओरियो बिस्किट को आपने तोड़ा, उसमें कुछ दूध मिलाए, मिल्क मिलाए, कुछ और पाउडर बनाया और आपने उसका आइसक्रीम बना डाला, तो वहां पर वो ओरियो बिस्किट क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। क्या हो गया दोस्तों? इंटरमीडिएट गुड्स अर्थात क्या हो गया? वो मध्यवर्ती वस्तुएं हो गई। वो मध्यवर्ती वस्तुएं। तो उस सेंस में, उस आधार में उस बिस्किट को अब हम फाइनल गुड्स की तरह नहीं लेंगे। लेकिन यदि उसका उपभोग हो गया है उस पॉइंट ऑफ स्केल पे यानी उस समय में, उसको हम लोग उपभोग के आधार में लेंगे और वो कहां पे जाकर जुड़ेगा दोस्तों? नेशनल इनकम में। क्लैरिटी हो गई? यानी कि एक ही सामान यदि उपभोग करने होने के लिए तैयार है और उसका उपभोग हो भी चुका है, कंज्यूम हो चुका है, तो वो कहां जुड़ेगा? नेशनल इनकम में अर्थात राष्ट्रीय आय में। लेकिन वही सामान अभी उपभोग नहीं हुआ है और किसी अन्य चीजों के उत्पादन में मध्यवर्ती वस्तुओं की तरह अर्थात किसी भी चीज के प्रोडक्शन में इंटरमीडिएट गुड्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करने में, मापन करने में प्रयोग नहीं करेंगे। क्लैरिटी हो गई? प्रीलिम्स में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम के काउंट में यूज किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है?
ये आपने समझ लिया इसके तीनों कंपोनेंट को। दोस्तों अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ जो शब्दावली प्रयोग होती है नेशनल इनकम के संदर्भ में, वो शब्दावली विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को बहुत परेशान करती है, खासकर जब हम अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं। तो उन शब्दावलियों का क्या अर्थ होता है? जैसे अभी मैंने आपको बताया फाइनल गुड्स क्या होता है, तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि अंतिम वस्तु या सेवाएं उसी को कहते हैं जो उपभोग होने के लिए तैयार है। तो इसमें कंजम्पशन या उपभोग होना वो क्या है? टेक्निकल टर्म्स है, कंसेप्चुअल वर्ड्स है जो कि आपको समझ लेना है। तो आपने फाइनल गुड्स अर्थात अंतिम वस्तुओं को ठीक से समझ लिया, अंतिम वस्तुओं को ठीक से समझ लिया आपने, यानी कि ये क्या कंजम्पशन होने के लिए तैयार है, ये आपने समझ लिया इसको। दूसरा आपने मध्यवर्ती वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स को भी आपने समझ लिया। मध्यवर्ती वस्तुएं अर्थात इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो सामान या सेवाएं अब क्या करेगी, किसी अन्य वस्तुओं के निर्माण में कारक के रूप में प्रयोग किया जाएगा, उसको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। और वो नेशनल इनकम में अर्थात राष्ट्रीय आय में उसका मापन नहीं किया जाएगा। ये दो कंसेप्ट आपने समझ लिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। बड़ी उलझन पैदा करता है ये मन में, लेकिन आपने एक बार इसके कंसेप्ट्स को समझ लिया, बड़ी आसान चीजें हैं ये। फैक्टर कॉस्ट अर्थात कारक मूल्य क्या होता है, मार्केट प्राइस अर्थात बाजार के मूल्य क्या होते हैं। दोस्तों फैक्टर कॉस्ट अर्थात कारक मूल्य क्या होता है। और चौथा कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया आपको, मार्केट प्राइस अर्थात बाजार के मूल्य क्या होते हैं, बाजार मूल्य क्या होता है। दोस्तों कारक फैक्टर कॉस्ट यानी कि किसी भी चीज के उत्पादन में, किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो जो कारकों का प्रयोग किया गया है, अर्थात जितने भी इनपुट्स उसमें प्रयोग किए गए हैं, उनके सभी कॉस्ट को आप जोड़ लें तो वो क्या बन जाएगा? उस वस्तु का फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। जैसे मैं फिर से उदाहरण लेता हूं उस ओरियो बिस्किट का। दोस्तों ओरियो बिस्किट में क्या क्या चीजें प्रयोग में आई होंगी? कई चीजें हो सकती है। मिल्क का प्रयोग होगा, आटे का प्रयोग होगा, चीनी का प्रयोग होगा, कुछ और केमिकल्स के भी कुछ प्रयोग किए गए होंगे प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में। इन सभी इनपुट्स को आपने जोड़ा, ये तो गुड्स के इनपुट हो गए। उसके साथ साथ उसमें सेवाएं दी होंगी, जो श्रम लगा होगा, जो जिस जमीन पर जिस जगह पे बना होगा उसका लैंड कॉस्ट होगा, कैपिटल मशीन जो प्रयोग किए गए होंगे बनाने में उसमें पूंजी लगा होगा, जिस मैन्युफैक्चरर ने यानी कि जो उत्पादन करता है उन्होंने भी अपना उसमें खर्चा किया है, उद्यमी ने अपना आइडिया लगाया, सेटअप तैयार किया, उसमें भी खर्चा है। ये सब क्या है? उसके इनपुट हैं। और इन सारे इनपुट्स को आप आपस में जोड़ लेते हैं तो वो किसी भी वस्तु का क्या बन जाता है? फैक्टर कॉस्ट बन जाता है, अर्थात क्या बनता है? कारक मूल्य बन जाता है। दोस्तों कारक मूल्य आपने समझ लिया। अब कारक मूल्य में क्या है? ये सामान अभी बाजार में नहीं उतरा है, ये सामान अभी कहां तक है? फैक्टर, कारक मूल्य। और अंग्रेजी से एक चीज और ध्यान रखिएगा, फैक्टर मतलब फैक्ट्री तक सीमित है अभी। ये मैं आपके समझने के लिए कह रहा हूं। फैक्टर कॉस्ट यानी कि कारक मूल्य, जो जो इनपुट लगे हैं उस सामान को बनाने में, सारे इनपुट के कॉस्ट को आपने जोड़ लिया, उस चीज का क्या बन गया? फैक्टर कॉस्ट बन गया। और वो सामान अभी मार्केट में नहीं उतरा है, कहां पर है? अभी फैक्ट्री में ही पड़ा हुआ है। क्लैरिटी हो गई? फैक्टर कॉस्ट को आपने समझ लिया। दोस्तों यही सामान जब अब बाजार में आएगा, यही सामान बाजार में आएगा फैक्टर कॉस्ट का, मैंने बताया अभी फैक्ट्री में है, अभी फैक्ट्री से बाहर आया तो मार्केट कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट तो है ही, इसमें क्या जुड़ जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ेंगे। दोस्तों अप्रत्यक्ष दर जुड़ जाएगा, जीएसटी जुड़ जाएगा।
जीएसटी वो किसी राज्य का हो सकता है, सेंटर का हो सकता है, केंद्र का हो सकता है सेंटर, या फिर इंटीग्रेटेड हो सकता है किसी भी प्रकार, या फिर दो भी लग सकते हैं। तो इसमें क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाएगा, यानी कि अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाएंगे, जीएसटी। दोस्तों फैक्टर कॉस्ट फिर से याद कीजिए, इनपुट के कॉस्ट। अब इनपुट के कॉस्ट पर, यानी कि जो सामान आपने फैक्ट्री में बनाया था, हो सकता है उसके किसी कारक, किसी एक कारक पे या एक से अधिक कारक पे सरकार ने उस सामान पर, उस कारक पर क्या दिया हो, सब्सिडी दिया हो। क्या दिया हो सरकार ने, सब्सिडी अर्थात अनुवृत्ति दिया हो, तो उसको क्या कर लेंगे, मार्केट कॉस्ट में माइनस कर लेंगे क्योंकि सरकार ने दिया है। अब वो कॉस्ट अब हम नहीं माइनस करेंगे तो उस सामान में क्या हो जाएगा, सब्सिडी कॉस्ट भी जुड़ गया, और वो किसको पे करना पड़ेगा, जनता को पे करना पड़ेगा। जनता अर्थात उपभोक्ता को उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा, और ये उचित नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में हमने अप्रत्यक्ष कर तो जोड़ा, लेकिन सब्सिडी को इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। अनुवृत्ति को हम लोग क्या कर देंगे, इसमें घटा देंगे। तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, हमारा मार्केट प्राइस बन जाएगा, अर्थात ये सामान अब बाजार में किस मूल्य पर बेचा जाएगा उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्लैरिटी हो गई। अब दोस्तों आगे आते हैं और देखते हैं कि जब हम राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं तो अन्य और किसी कंसेप्ट को समझने की आवश्यकता क्या क्या पड़ती है। दोस्तों एक और सब्जेक्ट, जो एक और कंसेप्ट है, उसको कहते हैं बेस ईयर। बेस ईयर को भी समझने की आवश्यकता इसमें पड़ती है। ये पांचवा था, बेस ईयर। बेस ईयर अर्थात आधार वर्ष, आधार वर्ष। दोस्तों आपने भी अपने जीवन में ऐसे कई पहल, कई समय आपने देखा होगा कि जिस समय आपका स्वास्थ्य भी अच्छा था, आपके जो शैक्षणिक यात्राएं थी, जो एजुकेशनल कैरियर था, वो भी ठीक ठाक ग्रोथ पे चल रहा था, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी थी, आर्थिक स्थिति भी आपका बढ़िया था, और आप सब तरह से स्थिर थे, खुश थे, तो वो वर्ष आपको याद होता होगा, वो समय, और आप बाकी के समयों को उस बेहतरीन पल से कभी ना कभी कंपैरिजन करते होंगे कि अभी मेरा ठीक नहीं चल रहा, उस समय जैसा नहीं चल रहा है। दोस्तों ऐसे ही किसी भी अर्थव्यवस्था में, जब कोई भी अर्थव्यवस्था अपने राष्ट्रीय आय का मापन करती है तो वो एक ऐसे वर्ष को आधार वर्ष बनाती है जिस आधार वर्ष में, अर्थात उस पार्टिकुलर वर्ष में सब कुछ सामान्य रूप से हो। सामान्य रूप से हो अर्थात क्या क्या, मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन सामान्य रूप से हो, दूसरा एम्प्लॉयमेंट ठीक से हो, यानी कि बेरोजगारी थोड़ा बहुत तो होगा ही लेकिन एक लिमिट के बाहर ना हो, और क्या क्या हो, उस समय में जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है वो सब भी हो, मुद्रा जो मार्केट में है उसमें भी बैलेंस हो, एक संतुलन बना रहे। तो हर तरीके का जब संतुलन जब किसी एक वर्ष में देखा जाता है तो उस वर्ष को आधार वर्ष बना लिया जाता है। आगे आने वाले वर्षों में उस आधार वर्ष के हिसाब से राष्ट्रीय आय के मापन का एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। दोस्तों बेस ईयर आपने समझ लिया, आधार वर्ष। अर्थव्यवस्था के आधार पर क्या क्या होगा, आप किस पे कौन करेंगे, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के आधार पे अर्थात मुद्रास्फीति के आधार पे, मुद्रास्फीति के आधार पे आप देखेंगे। और क्या क्या देखेंगे आप, मुद्रास्फीति के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को देखेंगे, रोजगार को देखेंगे। और क्या देखेंगे आप, डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं पूर्ति, ये इसमें क्या है, बैलेंस है या नहीं। इन सभी चीजों को आप जब देखेंगे तो उस वर्ष को आप क्या बना लेंगे, आधार वर्ष बना लेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि इस समय भारत का जो आधार वर्ष है और भारत सरकार कौन से वर्ष को आधार वर्ष बनाने का सोच रही है। अभी हुआ नहीं है, बस सोच रही है कि कर दूं। तो मैं अभी का आपको बता देता हूं, अभी क्या है, अभी का आधार वर्ष हमारा है 2011 से 12। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि भारत सरकार
किस वर्ष को आधार वर्ष बनाने का सोच रही है। ठीक है, तो आधार वर्ष आपने समझ लिया। तो ये भी कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है जब आप राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं। दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में, अर्थात क्रय शक्ति समता के बारे में। छठा कंसेप्ट है परचेजिंग पावर पैरिटी, अर्थात क्रय शक्ति समता, क्रय शक्ति समता के बारे में। फिर से वापस चलते हैं दोस्तों कपिल के उस कहानी पर। कपिल ने जो मुझे बताया था कि सर जब मैं अपने गांव के पास वाले शहर में पढ़ा करता था तो पिताजी 10,000 रुपया महीना भेजा करते थे और मैं उसमें पढ़ भी लेता था, खाने पीने के भी खर्चा निकल जाते थे, रेंट भी दे देता था और कुछ पैसे में सेविंग भी कर लेता था। लेकिन जब से यहां दिल्ली आया हूं या फिर अन्य जगह जो आप जहां जाकर तैयारी करते हैं, तो वहां जाकर सर मुझे जब से मैं यहां आया हूं तब से मेरे अब पैसे बच नहीं रहे हैं। उल्टा मुझे कई दोस्तों से मांगना पड़ जाता है, पिताजी से भी एक्स्ट्रा रुपया मांगना पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? एक ही हमारा देश भारत है, भारत में ही हम हैं, तो एक ही हमारे देश भारत में, इस भारत में आप अलग अलग जगहों पर कहीं रुपया आपका कम पड़ गया तो कहीं आप सेविंग भी कर पा रहे हैं, पैसा भी बचा ले पा रहे हैं। ऐसा क्यों? ये प्रश्न आपके मन में आता होगा और आपने इसका हो सकता है सॉल्यूशन भी अब तक निकाल लिया हो। दोस्तों ये होता है परचेजिंग पावर पैरिटी के कारण, क्रय शक्ति समता के कारण। समझ गए आप? आगे आते हैं दोस्तों, एक और कंसेप्ट को इसमें ठीक से समझ लेते हैं। उसको आपने कई बार सुना होगा और परीक्षा में भी डायरेक्ट रूप से वनडे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है। हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू विकास दर, हिंदू विकास दर यानी कि हिंदू ग्रोथ रेट, ये क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंसेप्ट प्रोफेसर राजकृष्णा ने दिया था। आप इसको लिखकर याद कर लें, प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलेगा। प्रोफेसर राजकृष्णा ने दिया था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि सर इसमें ग्रोथ रेट तो ठीक से समझ में आ गया, इसमें हिंदू क्यों लगा दिया गया? ये कोई धार्मिक भावना छुपी हुई है क्या अर्थव्यवस्था में? दोस्तों ये हिंदू परिवार के फैमिली प्लानिंग से जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट पर आधारित ये अर्थव्यवस्था का ये कंसेप्ट है। हिंदू परिवारों में जो फैमिली प्लानिंग होती है, परिवार का नियोजन होता है, वो एक नियोजित तरीके से सोच समझकर किया जाता है। कुछ समय के बाद कई परिवारों में देखा गया कि परिवार नियोजन के बाद भी परिवार का जो विकास होना चाहिए वो विकास तो नहीं हुआ, लेकिन वो विकास थम सा गया, स्टेगनेंट सा हो गया है। परिवार में जो जनसंख्या की वृद्धि हो गई, जनसंख्या का जो विस्तारण होता है, उसमें एक स्टेगनेंसी आ गई, यानी कि रुकावट से आ गई है। ये कई परिवार में आपने भी देखा होगा और इस पे कई सारे स्टडी हो चुके हैं। तो प्रोफेसर राजकृष्णा भी कहते हैं कि आजादी के बाद भारत में कई प्रकार के आर्थिक नियोजन किए गए हैं, अर्थात इकोनॉमिक प्लानिंग की गई है। आपने हेरोड डॉमर मॉडल के बारे में सुना होगा, पीसी महलनोबिस मॉडल के बारे में सुना होगा। कई सारे मॉडल जब हम सभी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग अर्थात आर्थिक नियोजन के वर्ष, उसमें क्या क्या नियोजन किए गए थे, उससे क्या क्या अर्थव्यवस्था में बदलाव आए थे, तो उस नियोजन के बावजूद भी जो अर्थव्यवस्था में जो विकास होना चाहिए वो तो नहीं हुआ, और इसके साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर थम सा गया। और ये थम सा कब तक गया है? 1991 तक। 1991 तक ये विकास दर थम सा गया था, एक रुकावट सी आ गई थी। इसलिए प्रोफेसर राजकृष्णा उस समय के दर को, यानी कि उस समय जो विकास दर हो रहा था भारत की अर्थव्यवस्था की, उसको क्या कहते हैं? हिंदू विकास दर कहते हैं, अर्थात हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं। समझ गए आप? इतने कंसेप्ट को जब हम समझ लेंगे तो अब वापस आ जाते हैं फिर से राष्ट्रीय आय पे। दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं, यानी कि अर्थव्यवस्था को यदि आपने कंसेप्ट से समझ लिया, बिना कि सूचनाओं रटने के अलावा, सूचना रटकर आप अर्थव्यवस्था को कभी नहीं समझ सकते हैं कि आपने कुछ फैक्ट्स रट लिए और आपको लगा कि हमने अर्थव्यवस्था को समझ लिया। दोस्तों ये आपकी भूल होगी। जब तक अर्थव्यवस्था में आपने अवधारणात्मक समझ नहीं विकसित की, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपका नहीं हुआ,
तब तक अर्थव्यवस्था के विषय को समझना मुश्किल है। इसलिए दोस्तों ये हमारा प्रयास है कि मैं आप तक वो समझ पहुंचा सकूं और आप आसानी से इस विषय को समझ पाए। दोस्तों आगे देखते हैं कि जो हम मेजर करते हैं राष्ट्रीय आय को, तो इसके समुच्चय क्या क्या होते हैं। अब तक आपने नेशनल इनकम को इस हिसाब से समझा कि उसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज होंगे, उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, नेशनल इनकम क्या होता है, यहां तक आपने समझ लिया। अब देखेंगे कि राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम के समुच्चय क्या क्या है, अर्थात कितने रूप प्रारूप में राष्ट्रीय आय को मापा जाता है, इसके कितने रूप हैं। दोस्तों इसके मेथड्स हैं, एग्रीगेट्स हैं अर्थात इसके समुच्चय हैं। आइए हम सभी देखते हैं कि राष्ट्रीय आय के समुच्चय क्या क्या हैं, अर्थात नेशनल आय एंड इट्स एग्रीगेट्स। दोस्तों यहां पर गुत्थी जाकर उलझ जाती है जब विद्यार्थी इसको पढ़ने बैठते हैं, तो इसलिए प्रयास है कि हर उन उलझनों को सुलझाया जाए। नेशनल इनकम आपने समझ लिया, एग्रीगेट्स अर्थात समुच्चय, यानी कि जब नेशनल इनकम को मापा जाता है इसके कितने रूप्स होते हैं। दोस्तों ये याद करना बहुत सरल है, मैं आपको एक फॉर्मूला के माध्यम से इसको याद कराने का भी प्रयास करूंगा। आप इसको अभी नोट्स बना लें और अभी के अभी इसको याद कर लें। परीक्षा में ये भी डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे और इसी से दोस्तों इसी कंसेप्ट का आधार बनाकर नेशनल इनकम में कई सारे फॉर्मूले निकलते हैं। जो फॉर्मूला यदि आपने इस कंसेप्ट को नहीं समझा तो आपको वो फॉर्मूला याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों क्या करते हैं, 4 कॉलम बना लेते हैं, 1 2 3 4, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। 4 कॉलम बनाया, ये कॉलम नंबर पहला है हमारा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब दोस्तों देखते हैं कि पहले में हमने 2 चीजें लिख दी, इसमें एक लिख दिया हमने ग्रॉस। ग्रॉस अर्थात क्या हो गया दोस्तों, सकल। और दूसरा हमने लिख दिया नेट। और जब हम देखेंगे कि जब दूसरा हमने नेट लिख दिया है यानी कि शुद्ध मूल्य क्या है, शुद्ध क्या है, कुल क्या है। दूसरा में हमने क्या किया दोस्तों, इसके भी 2 कर दिए और 2 में हमने क्या लिखा, एक में हमने लिख लिया घरेलू, घरेलू अर्थात डोमेस्टिक, डोमेस्टिक दोस्तों। और दूसरा क्या लिखा हमने, नेशनल, नेशनल अर्थात राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। कोई दिक्कत यहां तक, 4 कॉलम हमने बनाए, पहले में हमने 2 लिख लिया, ग्रॉस और नेट, सकल और शुद्ध। दूसरा हमने लिखा घरेलू अर्थात डोमेस्टिक और नेशनल अर्थात राष्ट्रीय। तीसरा हमने लिखा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद। और उसके बाद चौथा में हमने क्या किया, इसके भी 2 पार्ट कर देते हैं। पहला को हमने क्या किया, फैक्टर कॉस्ट कर दिया, यानी कि कारक मूल्य, कारक मूल्य। और दूसरा हमने इसका क्या किया, मार्केट प्राइस कर दिया, यानी कि बाजार मूल्य। कोई समस्या यहां तक आपको, इसको प्लीज नोट्स बना लीजिए आप। अब देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग ये इसका कैलकुलेशन है। दोस्तों मैं यहां पे लिखता हूं इसको। पहला सम क्या करेंगे, ये जैसे है, पहला सम ने क्या लिया, ग्रॉस का जी ले लिया। दूसरा सम ने डोमेस्टिक का डी लिया। फिर तीसरे में जाएंगे तो एक ही चीजें हैं, प्रोडक्ट ले लिया। फिर चौथे में से एक ले लेंगे, फैक्टर कॉस्ट ले लिया। हो गई क्लैरिटी। दूसरा ऐसे ही बनाएंगे फिर से हम, दूसरा में फिर से वही क्या था, ग्रॉस था। अब क्या करेंगे, डोमेस्टिक की जगह हम क्या कर लेंगे, राष्ट्रीय का एन ले लेंगे एक। प्रोडक्ट हमारा वही फिक्स का फिक्स है, फैक्टर कॉस्ट का फैक्टर कॉस्ट ले लेंगे।
ऐसे करके दोस्तों आप 8 तरीके का एग्रीगेट्स बना सकते हैं। कितने एग्रीगेट्स बनेंगे कुल मिलाकर एग्रीगेट्स कितने बनेंगे? एग्रीगेट्स अर्थात समुच्चय कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। हो गई क्लैरिटी दोस्तों? अब मैं आगे ये भी लिख के आपको दिखाता हूं आगे कि कैसे होगा। एक आपने लिखा जी का, ग्रॉस का जी लिया, फिर डोमेस्टिक का आपने डी लिया, प्रोडक्ट का पी था, फैक्टर कॉस्ट पे ले लिया। दूसरा आपने फिर क्या किया, ग्रॉस का जी था ही, डोमेस्टिक एक नेशनल भी था, याद कीजिए जो नोट्स आपने बनाया है, जो ये नेशनल है देख लीजिए यहां नेशनल। अब हम क्या करेंगे, नेशनल है, प्रोडक्ट हमारा फिक्स था, फैक्टर कॉस्ट पे ही ले लिया। तीसरा फिर से हमने ग्रॉस लिया, डोमेस्टिक था ही, प्रोडक्ट लिया, इस बार मार्केट कॉस्ट पे ले लिया। चौथा ग्रॉस का ग्रॉस है और डोमेस्टिक की जगह नेशनल कर लिया हमने, प्रोडक्ट फिक्स है, मार्केट प्राइस पे ले लिया। सकल घरेलू उत्पाद किस आधार पर? कारक मूल्य पे। सकल घरेलू उत्पाद कारक मूल्य, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कारक मूल्य, सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य। ये 4 एग्रीगेट्स आपके सामने आ गए। अभी मैं एग्रीगेट्स का और बढ़िया मीनिंग समझाने वाला हूं, पहले मैं लिख दूं 8 के 8 ताकि आपको कहीं कोई समस्या ना हो। दोस्तों अब आगे देखते हैं चौथा। अब ग्रॉस, दोस्तों ग्रॉस के बाद क्या था, नेट। आप नेट पे बनाते हैं एक, नेट का हमने एन ले लिया, डोमेस्टिक का डोमेस्टिक लिया, प्रोडक्ट फिक्स था, मार्क फैक्टर कॉस्ट, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद कारक मूल्य पे। पांचवा क्या होगा दोस्तों, नेट ही होगा, डोमेस्टिक की जगह हम नेशनल कर देंगे, प्रोडक्ट फिक्स था, फैक्टर कॉस्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक मूल्य पे। छठा क्या हो जाएगा दोस्तों, नेट हमारा फिक्स रहेगा। अब क्या करेंगे, डोमेस्टिक प्राइस प्रोडक्ट किस पे, मार्केट प्राइस पे ले लेंगे, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद किस चीज पे, बाजार मूल्य पे। सातवां क्या करेंगे दोस्तों, नेट डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट, एक हमने मार्केट पे ले लिया, हाँ नेशनल प्रोडक्ट किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे हमने ले लिया, मार्केट प्राइस पे। फैक्टर कॉस्ट तो हमने ऊपर ले रखा है, मार्केट प्राइस पे इसको ले लेते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अर्थात सकल राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पे। ये दोस्तों कितने हो गए हमारे पास, 5, 6, 7, 8, ये 8 हमारे पास कुल मिलाकर कितने हो गए, 8 एग्रीगेट्स हो गए, अर्थात राष्ट्रीय आय के समुच्चय निकाल लिए गए। आपने इस फॉर्मूला को यदि समझ लिया, फिर से मैं रिवीजन करा देता हूं आपका, 1, 2, 3, 4। एक में हमने 2 चीज लिखा, ग्रॉस, एक में हमने 2 चीज लिखा, ग्रॉस और नेट, यानी कि सकल और शुद्ध, क्लैरिटी है। दूसरा में हमने लिखा घरेलू और क्या लिखा, नेशनल अर्थात डोमेस्टिक और राष्ट्रीय। तीसरा हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट उत्पाद। तीसरा में हमने एक ही चीज लिखा है, 2 चीज नहीं लिखी है। चौथा में हमने क्या लिखा, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार मूल्य। अब हमने क्या किया, एक यहां से उठाया, एक यहां से उठाया, एक ये और एक ये, ऐसे करके हमने क्या किया, 8 क्या किए हमने, समुच्चय बना लिए राष्ट्रीय आय के। अब दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि सर ये एग्रीगेट्स क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, ये 8 प्रकार से निकालने की क्या आवश्यकता है। दोस्तों अर्थव्यवस्था में जो समायोजित और समाजित, यानी कि जितने भी समस्याएं हैं, छोटे से छोटे समस्याओं से लेकर जो बड़े से बड़े समस्याएं हैं, उसको यदि आपको ठीक से बारीकी से समझना है तो राष्ट्रीय आय के जितने भी उसके समुच्चय होते हैं, जिस भी तरीके से राष्ट्रीय आय का मापन किया जा सकता है अलग अलग रूपों में, उन सभी रूपों से उसका मापन करके एक राष्ट्रीय आय की वास्तविक स्थिति को समझा जाता है। और उसको ही समझकर किसी भी देश की जो सरकार होती है वो अपने आर्थिक नीति को बनाती है, अपने आर्थिक संबंधी योजनाओं को बनाती है। इसलिए राष्ट्रीय आय के जो 8
समुच्चय हैं, एग्रीगेट्स हैं, ये समझना आपको जरूरी है। दोस्तों, अब राष्ट्रीय आय के आपने कंसेप्ट्स को समझा, कंपोनेंट्स को समझा, कारक को समझा, उससे जुड़े हुए कुछ शब्दावली को हम लोगों ने समझ लिया और राष्ट्रीय आय के एग्रीगेट्स को हम लोगों ने समझ लिया। अब जानेंगे राष्ट्रीय आय के मापन करने के अलग अलग विधियां क्या क्या है। इनकम के आधार पर इनकम मेथड कहते हैं, आय के आधार पर, एक्सपेंडिचर आधार यानी कि खर्चा के आधार पर एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, उत्पादन के आधार पर दोस्तों प्रोडक्शन मेथड कहते हैं, उत्पादक जो प्रोसेस है। इन सभी मेथड्स को डिटेल में फॉर्मूले के साथ हम सभी अगले लेक्चर में देखेंगे और जानेंगे कि कैसे नेशनल इनकम के मापन में उन सभी विधियों का क्या रोल है, भारत सरकार कौन से विधि का प्रयोग करती है राष्ट्रीय आय के मापन में, और क्या सभी विधियों के मापन का रिजल्ट एक आता है या अलग अलग आता है। यदि अलग अलग आता है तो एक ही तरीके से माप कर क्या राष्ट्रीय आय निकालकर हमें बता दिया जाता है, या सभी आधार पर राष्ट्रीय आय का मापन करना जरूरी होता है। इन सभी कंसेप्ट्स को हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे और वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए। तथास्तु आईसीएस हिंदी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में अर्थव्यवस्था के इसी कड़ी में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।